हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। आज का हमारा ये क्लास फोटोसिंथेसिस पर है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, हम प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ें? हम तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं और बाकी दूसरों के बारे में पढ़ने से क्या फ़ायदा है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जानते हैं, उसमें तो बच्चे खूब इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो उनका खुद का मामला होता है। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे हमें क्या मतलब है, या शायद उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट्स न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो फिर न्यूट्रिशन तो हमें भी नहीं मिलेगा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वी आर हेटेरोट्रोफ्स, वी कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन तो हमें प्लांट से ही मिलता है। तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हाउ डू प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसलिए खूब मन लगा करके आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखिए। और एग्जामिनेशन में भी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो बच्चे बना देते हैं, क्योंकि खूब मन लगा करके उसने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। फोटोसिंथेसिस से सवाल आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि फोटोसिंथेसिस एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है भोजन बनने की, लेकिन हमें यहाँ पर समराइज करते हुए उसका एक कंसेप्ट दिया गया है। उस पूरे प्रोसेस को, पूरे मैकेनिज्म को समराइज करके एक कंसेप्ट यहाँ पर आपको बना लेना है कि हाँ, कैसे प्लांट्स भोजन बनाते हैं। बाकी के प्रोसेसेस के बारे में हायर लेवल्स में आपको पढ़ना होगा। ये एक अच्छी बात है कि फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लेना है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं वो तो जरूरी है आपके लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और हमें लगता है कि आप अगर इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करते हैं, शायद कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंटरेस्टिंग नहीं होता है एनिमल के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं, देखिए आज का हमारा टॉपिक हुआ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब न्यूट्रिशन की बात आती है, न्यूट्रिशन मीन्स क्या? गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहा है, यही तो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिल रहा है और हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जा करके कैसे अपना एसिमिलेशन करते हैं, हमारे बॉडी में उनका जा करके वो न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं, इन सारी बातों के बारे में जानकारी। तो अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय ओन, अपने खुद से भोजन बना लेना। ऑटो मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, खुद। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड ऑन, अपना भोजन खुद ही बना लिया इन्होंने। तो इसमें कौन आते हैं? हम कह देते हैं कि प्लांट्स आते हैं इसमें। तो क्या सारे प्लांट्स भोजन बना सकते हैं? ओनली ग्रीन प्लांट्स, ये याद रखना है। तो जब भी कोई पूछेगा कि हु आर ऑटोट्रॉफ्स, तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, हम बताएंगे ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स because only green plants can manufacture their food, non green plants cannot manufacture their food on। आप जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स देखते हैं उसमें भोजन नहीं बनता है। और ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और उसमें ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस
occurs only in green parts of leaves. ग्रीन पार्ट्स में ये होता है, वो क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रीन प्लांट्स। ये याद रखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये कंफ्यूज भी आपको एग्जामिनेशन में इन सारी बातों को लेकर के किया जा सकता है। दूसरा है हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ऑर्गेनिज्म या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म बाय ओन। तो फूड जब खुद नहीं बनेगा तो कैसे होगा? एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मांसाहारी है तो कहेगा कि हम तो प्लांट को नहीं खा रहे हैं, तो ठीक है, आपने मांस जिसका खाया, बकरे का मांस खाया, तो बकरा भी तो प्लांट ही खाया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट तो प्लांट पर ही रहते हैं, और वो भी किस प्लांट पर? ग्रीन प्लांट पर, जो कि भोजन अपना खुद बनाया है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई तरह का हो सकता है। ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं कि पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड में क्या हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है और उससे न्यूट्रिएंट ले भी रहा है और उससे हार्म भी पहुंचा रहा है। जैसे आपके बाल में अगर जूं है तो क्या होगा? वो आपके बालों में रहता भी है, ये उसके लिए क्या घोंसला है, इसमें वो बेचारा रहता भी है। आपका खून चूसता है और उस खून में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वो ले रहा है, और तीसरा आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में जो वर्म्स हैं, कीड़े हैं, वो भी यही काम करते हैं, रह भी रहे हैं हमारे अंदर, न्यूट्रिएंट्स भी हमसे ले रहे हैं और हमें हानि भी पहुंचा रहे हैं। such mode of nutrition is called parasitic mode of nutrition and such organisms are called parasites. दूसरा है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड में क्या होता है? सैप्रोफिटिक मोड में होता है कि गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज। कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है तो आपने गौर किया होगा कुछ दिनों में वो गायब हो जाता है। हुआ क्या कि देयर आर सम डिकम्पोजर्स इन आवर एनवायरनमेंट लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, they grow on it and they decompose it, they get nutrients from it by a process we call it decomposition। उसे खत्म कर देते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमारे घरों में जो चीज़ें खराब होती हैं, फूड स्पॉइलिंग होता है या चमड़े का सामान या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल खराब होता है, देखते हैं उसमें फफूंदी ग्रो कर जाता है, स्पेशली बरसात के समय में, तो वो क्या है? फंजाई का एक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट वी कॉल सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वी टेक सॉलिड फूड। जैसे हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं, रोटी है, चावल है, या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कुछ भी है वो सॉलिड खा लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, तब जाकर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स को मिल पाता है। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि पैरासाइट्स में और सैप्रोफाइट्स में और होलोजोइक मोड्स में आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। पैरासाइट्स में आप कुछ पैरासाइट्स आपके बॉडी के ऊपर होते हैं, कुछ आपके बॉडी के नीचे होते हैं। मोस्टली प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट, समझे ना, प्लाज्मोडियम या एंटामीबा होता है, लिस्मानिया होता है, ये सब सारे प्रोटोजोन्स हैं। फिर इसके बाद बैक्टीरिया बहुत कॉमन है, पैरासाइट, है ना, ये सब का। जैसे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंजाई बहुत कॉमन है, सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करता है, और बैक्टीरिया भी है, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, या और भी एनिमल्स हैं, वो भी तो मुंह से ऐसे ही सॉलिड चीज़ को खाते हैं, चाहे घास खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो।
तो कुल मिलाकर के इतना तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि जितना भी आप ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सभी तो प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं, ये सभी प्लांट से ही फूड लेते हैं, समझे ना। डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो हमारे लिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, आप गौर कीजिए। हम जितने भी एनिमल्स हैं, हम जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ये सभी के सभी डिपेंडेंट हैं ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस पर, न्यूट्रिशन के लिए। तो ये काफी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अब इस क्लास में हमें पढ़ना क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक मोड, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट में जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन by a process we call it photosynthesis, and what are the raw materials, what are the requirements of photosynthesis, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसी को थोड़ा सा हम लोग और डीपली जानने की कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अब हमें पढ़ना है कि ये ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, तो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों होता है, दूसरे प्लांट्स में क्यों नहीं होता है, ये भी अब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स चार तरह के हो गए। पहला वाटर, वाटर। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा सनलाइट। चौथा क्लोरोफिल। ये चार तरह के रॉ मटेरियल्स हैं। चारों जिन्हें मिल जाएगा अच्छे तरह से, उन्हें फोटोसिंथेसिस करने में परेशानी नहीं होगी, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वाटर। पानी तो हमें भी मिल जाता है, पानी तो हर किसी को मिल जाता है। हाउ डू प्लांट्स गेट वाटर? थ्रू रूट्स। रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस आपने पढ़ा है, ऑस्मोसिस के बारे में काफ़ी डिस्कशन हमने क्लास 9 में किया है। तो पानी जो है उनके रूट हेयर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रूट से ही स्टार्ट हो जाता है एक वैस्कुलर सिस्टम, पाइप लाइक सेल्स, जाइलम। फूड के लिए फ्लोएम एंड वाटर के लिए जाइलम। चलिए ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे तक भी दिखेगा। तो ये जो जाइलम होता है, जाइलम का जो एक सिस्टम होता है, एक पाइप नहीं होता है, कई एक पाइप्स होते हैं, कई एक पाइप लाइक सेल्स होते हैं, एंड दे आर सपोर्टेड बाय सम अदर सेल्स। ये आपने टिश्यू में पढ़ा है क्लास 9 में। तो ये पानी फिर ऊपर स्टेम, लीव्स वगैरह सब तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो पानी तो ये पहुंच जाता है थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। इसको हम सिंपली इतना लिख सकते हैं, थ्रू एब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। इसको इस ढंग से और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लिया जाए। एब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में किसका, खास करके जाइलम। ठीक है, फ्लोएम तो फूड को। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, पिछले ही वीडियो में हमने स्टोमेटा पर काफी ध्यान दिया है। तो दे आर टेकन इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा, थ्रू स्टोमाटा। अच्छा, स्टोमाटा जो होता है ना, स्टोमाटा प्लूरल वर्ड होता है। एक्चुअली वो इसका सिंगुलर
मेरे हिसाब से शायद स्टोमा होना चाहिए, देख लेंगे थोड़ा। खैर, अब यहाँ सनलाइट आ गया। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें भी मिल सकता है, हम भी श्वास लेते हैं, तो ये जो अंदर हवा जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता ही है, नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना दो चीज़ तो हमें भी मिल सकता है। हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? हम इंसान फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? हम ऑटोट्रोफ क्यों नहीं है? सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं है? तो असली पेच फंसता है सनलाइट। तो सवाल उठता है, हम कहते हैं सनलाइट तो हमारे भी चारों ओर है, हमारे पास भी तो उतना ही सनलाइट अवेलेबल है जितना प्लांट्स को है, ग्रीन प्लांट्स को है। तो डिफरेंस कहाँ हो गया? डिफरेंस क्लोरोफिल में है। सनलाइट तो है, बट वी कैन नॉट ट्रैप दैट सनलाइट, वी कैन नॉट ट्रैप द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट। सनलाइट में तो काफी एनर्जी है, आपको पता है। सूरज की रोशनी में इतनी एनर्जी है कि अगर हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करने का साइंस अच्छे ढंग से डेवलप कर सके तो हमें किसी भी अदर टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बिजली बनाने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बिजली बनाने के लिए कोयले या किसी भी और तरह के फ्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी एनर्जी ऑलरेडी सनलाइट में है, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है। हम बहुत कम मात्रा में सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं अभी सोलर एनर्जी के रूप में। तो हमारे पास वो क्षमता नहीं है, हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है विच कैन ट्रैप एनर्जी ऑफ सनलाइट। बट ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। अब आप याद कीजिए, क्लास 9 में आपको प्लास्टिड पढ़ाया गया था। देयर सेल्स हैव a special organelle that we call chlorophyll, plastids, and they have chlorophyll molecules in it, and these chlorophyll molecules have capacity to trap the energy of sunlight. तो सनलाइट सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये सनलाइट हमारे लिए यूजफुल तभी होगा जब हमारे अंदर क्लोरोफिल है, जो कि नहीं है हमारे अंदर क्लोरोफिल। आपने पढ़ा होगा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस भी, कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, एनिमल सेल में ही प्लास्टिड्स होते हैं, और उसमें भी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल ग्रीन सेल्स, ग्रीन पार्ट्स में ही होता है। अब यहाँ पर जगह नहीं है, एक बार हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं। आपने एनिमल सेल पढ़ा होगा, मैंने कहा था पढ़ के भी आने के लिए। ये एनिमल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ ये इस टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसे हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं, काफी। दीज आर प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, इसके अंदर आपको पता होगा, अगर एक प्लास्टिड्स को अगर हम बड़ा करके देखें, कुछ इस टाइप का होता है, डिस्क्वायर्ड स्ट्रक्चर इस टाइप का, और इसके अंदर आपने देखा होगा कि ढेर सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जस्ट कॉइन्स जैसे सजे हुए होते हैं ना, एक के ऊपर दूसरे, सिक्कों को हम सजा करके रख देते हैं, उसी टाइप से ये कई एक स्टैक होता है, और ये सभी स्टैक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। खैर, अब आपको याद दिलाना है कि द स्पेस inside this plastid is called stroma. This space is stroma. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कहला रहा है थैलेकोइड। अब इस थैलेकोइड से एक यूनिट को निकाल लीजिए, तो वो यूनिट में भी कि शायद आपको दिखाई है, चलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब इसमें से एक यूनिट को अगर निकाल लिया जाए तो वो यूनिट कैसा होता है आपको बताया गया है डिटेल में क्लास 9 के वीडियो में, आप अभी भी देख सकते हैं, जाकर के देखिए। ऐसा होता है एक यूनिट इसका, इस टाइप का। और इसमें, बल्कि इसे मैं ब्लैक से बनाऊं, देखिए ये इस टाइप का, और इसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स जो होते हैं काफी संख्या में चिपके होते हैं इस ढंग से। दिस इज क्लोरोफिल।
ठीक है, क्लोरोफिल। तो अब बताइए, एक प्लास्टिड हमने लिया और ये एक प्लास्टिड के अंदर ढेर सारे थैलेक्वाइड्स हैं, और एक थैलेक्वाइड के अंदर, सॉरी दैट इज ग्राना, और ग्राना के अंदर ढेर सारे थैलेक्वाइड्स होते हैं। ये है ग्राना, ग्रेनम सिंगुलर होता है और प्लूरल ग्राना होता है, ठीक है। और इसका एक यूनिट जो होता है दैट इज थैलेक्वाइड। अब एक थैलेक्वाइड, अब समझते चलिए आप, एक सेल में कई एक प्लास्टिड्स, एक प्लास्टिड के अंदर कई एक ग्रेनम, एक ग्रेनम के अंदर कई एक थैलेक्वाइड्स, और एक थैलेक्वाइड के अंदर कई एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक प्लांट में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे। और सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो सूर्य की रोशनी में जो एनर्जी है उसे वो खींच सकता है, ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है और खींच के ला सकता है अपने अंदर। तो कितनी एनर्जी आ रही है। आपके बगल में रखा हुआ एक ग्रीन पॉटेड प्लांट है, एक पॉटेड प्लांट है और उसमें कुछ पत्तियां हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना एनर्जी वहां पर ट्रैप हो रहा है आपके आसपास से। इतना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है प्लांट के सेल में, और यही कमी हमारे अंदर है। हमारे सेल में ये प्लास्टिड्स नहीं है। प्लास्टिड्स रहते तो इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर होता और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता, तो हम लोग भी फोटोसिंथेसिस करते, सब हरा हरा दिखता। जैसे वो रहता है एक प्लेयर, वो यहीं का है, मुजफ्फरपुर का, सचिन तेंदुलकर का ये पूरा पोताई किए हुए हरे रंग का, तो उसी टाइप का हम लोग पूरा लगते, सभी लगते ग्रास हॉपर की तरह, जितने भी इंसान है, अगर क्लोरोफिल रहता। लेकिन एक खासियत होती है, एक फायदा होता है क्या कि हम फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते, हमें प्लांट पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, तो अब देखिए, ये सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। सनलाइट सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये सनलाइट क्लोरोफिल से ट्रैप हो रहा है, और क्लोरोफिल केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सारे के सारे जो प्लांट सेल होते हैं सब में क्लोरोफिल ही नहीं होता है। जैसे पेटल्स हैं, रंगीन होता है, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो पेटल होता है वो तो येलो कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये प्लास्टिड्स अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर उसके बाद अगर रेड कलर का पिगमेंट है तो रोडोप्लास्ट कहेंगे। इस तरह से फैकोप्लास्ट होता है ब्राउन कलर वाला। ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया, बताया गया पिछले के वीडियो में। खैर, अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड इफ अ प्लांट सेल हैज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, देन सनलाइट इज अवेलेबल फॉर इट। उसके लिए सनलाइट तो अवेलेबल है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबके लिए अवेलेबल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए, एक प्लांट है, उसका लीफ है, वो हरे रंग का है, उनके पास ये चारों रिक्वायरमेंट आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, इसे आप लिख लेंगे। ये है आपके फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, प्लांट्स अपना भोजन बनाते कैसे हैं, अब हमें ये देखना है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत संक्षेप में हमें समझना है, सिर्फ कंसेप्ट लेना है। बाकी डिटेल मैकेनिज्म आपको कुछ 11th 12th में और कुछ उससे भी आगे के लेवल्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं। कंसेप्ट अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसे समझना।
चलिए, काफ़ी गर्मी है, 39 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सारे फैन को बंद करके आपके लिए ये क्लास लिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप भी इससे फ़ायदा लेंगे, उठाएंगे। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आ जाते हैं असली पॉइंट, फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। हम तो केमिकल रिएक्शन वगैरह भी पढ़ चुके हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल कहाँ है? तो लीफ के सेल में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। सनलाइट को ट्रैप नहीं किया, उसमें जो एनर्जी है उसे ट्रैप कर लिया। एनर्जी है तो आएगा तो कुछ ना कुछ तो उत्पात मचाएगा। एनर्जी का क्या काम है? एनर्जी बैठेगा तो नहीं, अब वो क्या करेगा? हमने रिक्वायरमेंट के रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या लिया है? ये थोड़ा सा दिख रहा है। रॉ मटेरियल के रूप में क्या लिया है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। हमने क्या क्या लिया था? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो रॉ मटेरियल है। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, दो इधर तो देख ही लिया। एनर्जी ट्रैप हो गया है, वो सेल के अंदर आ गया है। वो क्या करेगा? वाटर, एनर्जी का कहर वाटर पर पड़ेगा। बेचारा अब ये पानी पड़ गया उस एनर्जी के चपेट में। जो एनर्जी सन से आया है वो एनर्जी पानी को अपने चपेट में ले लिया। और क्या किया? जब ये एनर्जी वाटर पर पड़ा, पानी टूट गया बेचारा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। Splitting of water molecules by energy of sun, solar energy। अब बेचारा पानी था H2O, इस पे क्या हो गया? एनर्जी लग गया, सोलर एनर्जी बन गया। क्या? H2 एंड O2। एनर्जी जो ट्रैप हुआ, आते ही उसने अपना कमाल दिखा दिया, पानी को तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो दिस इज द सेकेंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट क्या हो गया? सनलाइट एब्जॉर्ब हो गया। सेकेंड इवेंट में क्या हुआ? इसने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसे बैलेंस हम करेंगे। बैलेंस यहाँ पर हमें नहीं करना है, हम यहाँ पर इवेंट्स को देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस आप कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बैलेंस करने में। आगे क्या होना है? ये ऑक्सीजन जो बना यहां पर, ये बाहर कर दिया गया। कहां से? सेल से, लीफ से। किसके थ्रू? स्टोमाटा। फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकल गया। इतना जल्दी फोटोसिंथेसिस तो अभी स्टार्ट ही हुआ था। वाटर एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उसमें पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन तो रह गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया एज अ बाय प्रोडक्ट। आपको आश्चर्य होगा, ये ऑक्सीजन जिसके लिए इतनी जाने जा रही हैं, हम लोग उसी पर जिंदा हैं। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन।
प्लांट कहता है ये बाय प्रोडक्ट है हमारा, यानी बेकार है मेरे लिए, एंड इट शुड बी गिवन आउट। ये आउट कर दिया गया, ये बाय प्रोडक्ट है। कितनी हैरानी की बात है, प्लांट का जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे लिए लाइफ है, जीने का सहारा है। कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन तो है अभी थर्ड फेज। अब क्या होगा, एक और था ना रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो गया, ये जो बच गया हाइड्रोजन वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन हो गया और एक कंपाउंड बनाया C6H12O6, जिसे कहते हैं हम लोग प्यार से ग्लूकोज। ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका टाइटल देंगे रिडक्शन ऑफ CO2। और फाइनली क्या हुआ, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। यहां पर हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस आप कर सकते हैं। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, यही तो हमें चाहिए था, प्लांट का फूड यही है। ग्लूकोज बहुत आसानी से बन गया, इतनी आसानी से बनता नहीं है, लेकिन यहां पर आप अभी क्लास 10 में हैं, आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है। तीन ही फेज में तो फोटोसिंथेसिस को हमने खत्म कर दिया। आप तो क्वेश्चन जहां से भी पूछेगा हम बता देंगे। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल and water was split into hydrogen and oxygen by solar energy, and this hydrogen joins with carbon dioxide to form glucose, and this is the reduction of carbon dioxide to form glucose. कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया, ग्लूकोज बन गया। तो फाइनली देख रहे हैं इसमें कि रिएक्टेंट क्या क्या हुआ। रिएक्टेंट क्या हुआ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे काउंट नहीं करेंगे, ये तो यहां पर फर्स्ट फेज में प्रोडक्ट के रूप में बना था और यहां रिएक्टेंट में आ गया। तो कोई एक सब्सटेंस अगर किसी फेज में प्रोडक्ट है, किसी फेज में रिएक्टेंट है, ये तो हाइड्रोजन यही ना बना था, वो हाइड्रोजन यूज्ड अप हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया। तो रिएक्टेंट क्या बना फाइनली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसमें यूज क्या हुआ, सोलर एनर्जी। किसके चलते ये सोलर एनर्जी आया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के चलते। और बना क्या, ग्लूकोज C6H12 एंड O6। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। ये आउट कर दिया गया, इसे रखा नहीं गया। यही तो है, these two are reactants and these two are the products. This is product and this is byproduct. अब इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को 6 ले लेते हैं, वाटर को 12 ले लेते हैं। एक्चुअली 6 ही लिखा जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे 12 भी रहता है, 12H2O। इसे बैलेंस का चक्कर है। यहां पर सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल के सौजन्य से ये सनलाइट आया है। बना क्या, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अरे यहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए था, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी। तो ये ऑक्सीजन 6 बना और 6H2O, 6H2। अब यहां पर देखिए गौर करने वाली बात है, हमने लिया था 12H2, 6H2O संयोग से बाहर ही हो गया, तो टोटल लगा क्या। तो हम इस इक्वेशन को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O। और अगर 6H2O यहां पर हमने दिया तो ये H2O हम नहीं दिखाएंगे, तो दोनों तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लास 5 का स्टूडेंट इसे समझ लेगा,
यही तो 3 फेज हैं फोटोसिंथेसिस के, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए एक दो बेसिक बात क्या है कि फर्स्ट 2 फेजेस जो हैं, ये फर्स्ट 2 फेज, इसके लिए लाइट रिक्वायर्ड है, समझे ना। ये दोनों फेज बिना लाइट के नहीं होगा, लेकिन तीसरा फेज, इसमें तो लाइट की जरूरत नहीं है। अगर इसे हम लोग एक फेज मान लें, इसको दूसरा फेज मान लें, तो इस फेज में तो हमें लाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, क्योंकि उसी का तो कमाल हो रहा है यहां पर। लेकिन यहां पर सनलाइट का तो कोई यूज नहीं हो रहा है, यहां सनलाइट का कोई यूज नहीं हो रहा है। यानी कि फर्स्ट 2 फेजेस या फर्स्ट फेज, दोनों को अगर मिला के एक फेज बना दिया जाए कि सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड दैट सनलाइट, द एनर्जी ऑफ सनलाइट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इतना तो एक फेज हो गया। एंड दिस फेज इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, यानी कि लाइट डिपेंडेंट फेज इसे कहेंगे हम लोग। ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, जबकि दूसरा फेज जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। यहां पर लाइट की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे इवेंट्स को, फोटोसिंथेसिस में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। और देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम क्या रख दिया गया है, लाइट डिपेंडेंट फेज का नाम रख दिया गया है लाइट फेज। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मतलब रख दिया गया है डार्क फेज। ये क्या है चक्कर? बच्चे समझते क्या है कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड फेज है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये दिन में होता है, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रात में होता है। इसीलिए इसका नाम डार्क फेज रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट, इसका मतलब यह नहीं कि रात में होगा। वैसा कोई भी काम जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं रात में हो, दिन में भी हो सकता है। जैसे सोना, लाइट रहे चाहे नहीं रहे, दिन में भी हम सो सकते हैं। सोने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। रात में हम सोते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि दिन में हम नहीं सो सकते, खूब सो सकते हैं जम के। ठीक उसी तरह से ये फेज भी दिन में ही नॉर्मली होता है, लेकिन इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम डार्क फेज रख दिया गया है। अब तो बच्चा कंफ्यूज होगा, ये नाम से ही पता चल रहा है अंधेरा में होता होगा ये फेज। अंधेरा में नहीं होता, अंधेरा जरूरी नहीं, अंधेरा में भी हो जाएगा, दिन में रात में कभी भी हो सकता है, लाइट की जरूरत नहीं है इन्हें। इसका मतलब ये है, यहां याद रखना, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, क्लास 9 में प्लास्टिड वाला जो सेल में आपको वीडियो अवेलेबल है उसे आप देखिए, वहां लाइट फेज डार्क फेज को भी समझाया गया है। और अभी आपको बताया गया था प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, उसमें जो थैलेकोइड्स है वहां ये लाइट फेज होता है, और बीच का जो स्पेस कैविटी प्लास्टिड का था, जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, वहां ये डार्क फेज होता है, क्योंकि इसमें फिर अब लाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है नहीं। फाइनली फूड क्या बना? ग्लूकोज। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए भोजन बना, जिसे जिसे भूख लगी है उसने खा लिया। पूरे प्लांट में जहां भी फूड का रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है, उसे सप्लाई कर दिया गया। लेकिन आपको लगता है कि सारा का सारा फूड उसी वक्त खा लिया जाएगा? नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ग्लूकोज यूज हुआ, बाकी को जो है फिर से स्टॉक में रख दिया गया। किस फॉर्म में? स्टार्च के रूप में स्टोर कर दिया गया। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
ये स्टार्च के रूप में जमा हो गया। अब जब जब जरूरत होगी इस स्टार्च को तोड़ तोड़ करके इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है, ये ग्लूकोज है, ढेर सारे ग्लूकोज को मिला के स्टार्च बना दिया गया है। जब भी जरूरत होगी स्टार्च टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फिर यूज कर लिया जाएगा, इससे एनर्जी ले लिया जाएगा। चलिए, अब हो गया ये आपका फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग इसमें क्या देखें, जो भी सवाल इसमें पूछा जाएगा उसका जवाब हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या हैं, तो 4 तरह के रॉ मटेरियल्स। प्रोडक्ट क्या बना जी, ग्लूकोज बना। बाय प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन बना। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग खूब आसानी से दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल और, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको कैसा रिएक्शन ये लग रहा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड मींस दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप याद कीजिए, सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकते, ये बताया गया था। यहां भी डिकम्पोजिशन तो ये कतई नहीं है। आपको इक्वेशन देखने से ही लग रहा होगा डिकम्पोजिशन तो नहीं है, बट इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकते हैं, हालांकि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी। एक और चेंज होता है, ये एनर्जी जो ट्रैप हुआ तो वो कौन सा फॉर्म था, सोलर एनर्जी। और अब एनर्जी कहां चला आया, ये ग्लूकोज में आकर के जमा है। यही ग्लूकोज जब हमारे सेल में जलता है तो इससे एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी को एटीपी के रूप में हम अपने बॉडी में स्टॉक में रखते हैं, दैट इज केमिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस में एक बड़ा बदलाव क्या हुआ, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सोलर एनर्जी ये किस फॉर्म में आ गया, केमिकल एनर्जी में। अब देखिए, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी कन्वर्जन हो गया। आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी बनाया नहीं जा सकता है, एनर्जी को बर्बाद नहीं किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये बदला तो जा ही सकता है। और यहां पर स्पष्ट एग्जाम्पल है कि इस पूरे प्रोसेस में सूर्य की रोशनी में जो एनर्जी थी वो अब आ गई किसमें, फूड में, केमिकल एनर्जी के रूप में। और उसी केमिकल एनर्जी को खाते हैं हम तो हमारे बॉडी में वो एटीपी के रूप में एनर्जी बनता है, जिसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस का पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब एक सवाल आपके मन में शायद उठा होगा, नहीं उठा है तो उठाना है, क्या प्लांट को केवल ग्लूकोज की ही जरूरत है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट को क्या केवल कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत है और कोई कुछ नहीं चाहिए, उसे प्रोटीन नहीं चाहिए, और भी तरह के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल चाहिए। ये बड़ा रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावे और भी तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट्स के, प्रोटीन भी उन्हें बनाना है और भी तरह के मिनरल्स की भी उन्हें जरूरत है। वे सारे रिक्वायरमेंट्स भी उन्हें प्राप्त होते हैं जमीन में पानी के साथ, ये सभी घुले रहते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग आर्टिफिशियली भी डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन यूरिया के रूप में डालते हैं, या फास्फोरस डालते हैं, आयरन डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं। दीज ऑल आर द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड दीज मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स विथ वाटर। उस वाटर को हम लोग सैप बोलते हैं, जिसमें कि मिनरल्स भी घुले हुए, सिर्फ वाटर नहीं है, मिनरल्स भी हैं। और वे सभी भी रूट से एब्जॉर्ब होकर के वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू हमारे लीव्स में आते हैं और यहाँ आकर के कोई प्रोटीन बनाता है, कोई मिनरल के रूप में काम आ जाता है। वो सब एक अलग मैकेनिज्म है। यहाँ बताया इसलिए जा रहा है कि ये आप नहीं समझिए कि प्लांट को केवल ग्लूकोज की जरूरत है और प्लांट केवल फोटोसिंथेसिस ही करता है। प्लांट को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से फोटोसिंथेसिस आपने समझ लिया है। फोटोसिंथेसिस में जितने भी तरह की बातें हैं वो सब आपने देख लिया है। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ बातें हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसे हम लोग एक वीडियो के रूप में जरूर देखेंगे। जैसे कंक्लूजन के रूप में अगर देखा जाए तो पहला क्या कंक्लूजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड chlorophyll is needed, sunlight is required. These all are the findings of photosynthesis. इसमें से कुछ जो important findings हैं, important बातें हैं, इन्हें हम लोग प्रैक्टिकली भी शो करने की कोशिश करेंगे। और ये जरूरी इसलिए है कि इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, और अक्सर हम लोग एक्सपेरिमेंट को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो ऐसा बनावे हम जिसमें कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सबों को ब्रीफली डिस्कस किया जा सके। लेकिन उसके पहले आप इन चीज़ों को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसका एक्सरसाइज कीजिए, और फिर आगे हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट्स को देख लेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।